Good morning, student and respected guardian. Welcome to Jupiter Public Secondary School online classes. Myself Jyoti Jadon. Student, previous वीडियो में हमने मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था. आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने लर्न भी किया होगा. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो मौर्यन एम्पायर है ये आपका क्लास 10th में लेसन फर्स्ट में भी है. कुछ 9th क्लास की जो न्यू NCERT की बुक्स आई है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा. 8th क्लास में भी हल्का डिस्क्रिप्शन और 7th क्लास में 7th क्लास का जो चैप्टर है मौर्यन एम्पायर का और 10th क्लास का सेम है, लेकिन क्या है 10th क्लास में जो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत लेंदी कर दिया है और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है 7th क्लास में. इसलिए 7th 8th 9th 10th के लिए ये जो मौर्यन एम्पायर है ये कंपलसरी है. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डिस्कस. ओके, तो मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं हम. मौर्यन एम्पायर की बात जब स्टार्ट होती है तो एक ग्रेट वॉरियर का नेम सामने आता है और जिसे हम बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स, उसको 322 BC टू 298 BC और CE. आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहती हूँ, जो BC है वो कैसे चलता है, रिवर्स उल्टा चलता है 100 से 1. और जो BC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट इरा. जो जीसस क्रिस्ट है उनके जन्म से पहले का टाइम और उनके जन्म के बाद का जो टाइम है, बाद का टाइम, उसको हम बोलते हैं CE, क्रिस्ट इरा. ओके, और CE और BC, ये जो CE और BC वाला जो चैप्टर है वो क्लास 6 में है स्टूडेंट. तो जो क्लास 6 क्लास के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा. आपका फर्स्ट चैप्टर यही है, टाइम लाइन लिखा हुआ है उसमें, और CE और BC में डिफरेंस है. ओके, तो CE और BC में BC जो है वो उल्टा चलता है, बैक काउंटिंग 1000 to 1 और CE 1 to 1000. ओके, इसलिए जो BC हम देखेंगे 322 से टाइम पीरियड शुरू होगा और लास्ट में 298. तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, स्टार्टिंग में हम लोग जो अभी तक सुनते आए हैं कि जो रूलर होता है उनका बेटा होता है, सक्सेसर जो होता है वही रूलिंग करता है. लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो फादर थे वो ना ही कोई रूलर थे और ना ही बहुत बड़े कोई सामंत थे जिससे वो सक्सेसर बन सके. इसकी जो शुरुआत होती है वो नंद डायनेस्टी से होती है. मगध जो एरिया था, मगध बहुत बड़ा उस समय जनपद भी था, महाजनपद कह सकते हैं हम. और इसमें एक डेस्पोटिक रूलर था जिसका नाम था घनानंद, और घनानंद बिलोंग करता था नंद डायनेस्टी से. और उसके कोर्ट में जो कोर्टियर्स थे उसमें से एक था जिसका नाम था चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं. ओके, तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य की इंसल्ट करता है कौन, घनानंद, और वहाँ से उसे निकाल देता है बहुत. तब विष्णुगुप्त ये सोचता है कि ना मैं जल्दी ही इस मगध एम्पायर को, ठीक है, जो नंद डायनेस्टी है उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा. इसके लिए उसे एक, वो खुद तो कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पीछे सैनिक लगा दिए थे नंद डायनेस्टी के घनानंद ने. तब वो एक रूलर को देखता है कि कोई ऐसा वॉरियर मिले उसे जो कि इस मगध के सिंहासन पर बैठ सके. सो स्टूडेंट्स, उसे मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य. और चंद्रगुप्त मौर्य की एक स्टोरी है कि वो बैठा हुआ होता है, गाय चराने के लिए जाता है और वहाँ पर वो एज ए रूलर एडमिनिस्ट्रेशन करके अपने जो और साथी होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है. तब कौटिल्य को ऐसा लगता है कि हाँ, ये मे बी पॉसिबल, ये आगे क्या बन सकता है मगध का रूलर. उससे पूछते हैं तो वो बोलते हैं हाँ, मैं राजा बनने के लिए कुछ भी करूँगा चंद्रगुप्त मौर्य से. और वो उनकी मदर से ले जाते हैं और बाद में फिर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और 322 BC में एक ग्रेट वॉरियर के रूप में उभरते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य. और फिर वो तैयार करते हैं नंद डायनेस्टी के घनानंद के अपोजिशन में, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को. 322 BC से इसका टाइम पीरियड शुरू होता है और 326 में क्या होते हैं,
322 में घनानंद को हराता है। उस समय क्या होता है, जो घनानंद था वो वहाँ की जो सब्जेक्ट इट मीन्स, मैंने कल भी आपको बताया था, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, लोग। तो जो सब्जेक्ट होती है वो उससे बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि जो डेस्पोटिक रूलर होता है कौन, घनानंद, ठीक है, वो एक्सेसिव टैक्सेस को इम्पोज करता है उस समय, ठीक है। और अदर साइड में क्या होता है, जो ग्रीक रूलर था कौन, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, और अलेक्जेंडर, वो सब क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं अवध पे। तो जो प्रजा होती है, सब्जेक्ट होती है, उसे ऐसा रूलर चाहिए होता है जो इन सारी प्रॉब्लम से उसको दूर करे, और ऐसे में ही फ़ायदा उठाता है इस एडवांटेज को कौन, चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य अटैक करता है घनानंद पर। घनानंद की डेथ हो जाती है, और मगध का जो थ्रोन होता है वो वेट करता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और 326 ऐसा मानते हैं कि 326 में अटैक करते थे, लेकिन 322 में वो क्या बनता है, एज ए रूलर डिक्लेयर हो जाता है। और उसके बाद में 305 में सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अटैक करता है मगध पे, और इसमें घनानंद की तो डेथ हो ही जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय रूलर होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य अटैक करता है सेल्यूकस निकेटर की आर्मी पर। सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करता है इसमें कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ये ग्रीक को यवन में बोलता है स्टूडेंट हिंदी में, ठीक है। तो ग्रीक रूलर होता है, इसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, लेकिन सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ही एक अलायंस करते हैं। अलायंस मतलब संधि है, समझौता, ठीक है। इसमें वो 500 जो एलिफेंट होता है वो भी देता है, ठीक है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और अपनी जो डॉटर है, अपनी बेटी होती है जिसका नाम होता है हेलेना, उसकी शादी भी करता है। ही गॉट मैरिड हिज डॉटर हेलेना, किसके साथ करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज होती है, ओके। और उसके बाद में फिर इसके कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर को भेजता है जिसका नाम था मैगस्थनीस। मैगस्थनीस ने स्टूडेंट एक बुक पब्लिश की थी जिसका नेम था इंडिका, और उस इंडिका में टोटल जो चंद्रगुप्त मौर्य का उस समय लाइफ थी उसकी कोर्ट की, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है, और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपना जो एम्पायर है उसको आगे बढ़ाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया थी, नॉर्दर्न इंडिया में कंप्लीट चंद्रगुप्त मौर्य अपने पावर को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन साउथ इंडिया तक वो नहीं पहुंच पाता। तो उसके जो इंक्लूडेड एरियाज़ होते हैं स्टूडेंट, वो कौन कौन से होते हैं, हेरात, काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, विंध्य रीजन। विंध्य का गार भूमि जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है उसे बोलते हैं। बंगाल, कश्मीर और गुजरात, नीचे तक वो नहीं जाता। फिर अपनी जो ओल्ड एज में है लाइफ, उसकी बहुत थकावट हो जाती है, उस समय वो जैन रिलीजन से बहुत ही प्रभावित होता है, और वो जैन रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और 298 BC में श्रवण बेलगोला एक जगह है, और वो मैसूर में आता है स्टूडेंट। मैसूर में ये जो जैन रिलीजन है इसमें एक फास्ट रखते हैं जिसको बोलते हैं संथारा। उसमें धीरे धीरे मतलब डेथ की ओर जो लोग हैं वो निकलते हैं। पहले खाना बंद कर देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद पानी भी बंद कर देते हैं, फिर सांस लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे उस फास्टिंग के थ्रू ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ। और उस फास्टिंग को बोलते हैं संथारा, ठीक है। तो 298 BC में श्रवण बेलगोला जो मैसूर में एक प्लेस है, वहाँ पर फास्टिंग के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है। सो स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य का आगे जो सक्सेसर होता है, और उस सक्सेसर का नेम होता है बिंदुसार। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो बिंदुसार था उसके वेरियस जो नेम्स हैं स्टूडेंट, वो आगे हम पढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट। फिर हम आगे देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था
उसका सक्सेसर और नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज बिंदुसार। बिंदुसार इज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जो टाइम पीरियड था स्टूडेंट वो था 298 से लेकर 272। ओके, बिंदुसार का जो मेन अचीवमेंट था हम कह सकते हैं वो क्या था कि उसने सिर्फ अपने जो एम्पायर था उसको साउथ इंडिया में बांटा था। ओके, क्योंकि नॉर्थ इंडिया तक तो सिर्फ किसने चंद्रगुप्त मौर्य ने, और साउथ इंडिया में अपने एम्पायर को फैलाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसको जाता है? बिंदुसार को। इसके वेरियस नेम्स हैं स्टूडेंट और वो अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग है, तो उनको अपन देखते हैं। ग्रीक ऑथर्स के अकॉर्डिंग ग्रीक ऑथर्स ने बिंदुसार को क्या कहा? अमित्रोचेट्स। ये जो नेम्स है स्टूडेंट्स उसको लर्न कर लीजिएगा आप। ओके, 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है क्लास 10th में, है ना, तो हमें सारा लर्न होना चाहिए। तो ग्रीक ऑथर्स ने इसको क्या कहा है? अमित्रोचेट्स। उसके बाद में वायु पुराण में इसे क्या कहा गया? भद्रसार। ओके, उसके बाद में जैन टेक्स्ट में इसे कहा गया सिंगसेन। द वेरियस नेम ऑफ बिंदुसार अकॉर्डिंग टू ग्रीक ऑथर्स अमित्रोचेट्स, अकॉर्डिंग टू वायु पुराण इसमें क्या होगा? भद्रसार, और अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट सिंगसेन। ओके, तो इसका जब पावरफुल जब मेन अचीवमेंट ऑफ बिंदुसार है, तो इसने अपने जो रिलेशन अपना जो एरिया था रीजन को कहाँ फैलाया? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा इसने अपने रीजन को एक्सपेक्ट किया, फैलाया। ओके स्टूडेंट, और बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग इसकी टाइम में 2 रिवॉल्ट हुए थे तक्षशिला में। उसमें इसने एक में तो अपने जो अशोक का बड़ा भाई था सुशीम, उसको भेजा था, और इसके टाइम में एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है, टॉलेमी जो सेकंड थे इजिप्टियन जो किंग थे, उन्होंने क्या किया था? एक एम्बेसडर भेजा था, उसका नाम था डायनिशियस। टॉलेमी सेकंड जो कि इजिप्ट के किंग थे, उन्होंने एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था डायनेसियस। ओके स्टूडेंट, और ग्रीक जो रूलर थे एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने जो एक एम्बेसडर भेजा था उसका नाम था डायमिकस। तो ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट सेंड एम्बेसडर नेम एंटियोकस, ठीक है, डायमिशस। और उसके बाद में इजिप्टियन जो रूलर थे और टॉलेमी सेकेंड, उन्होंने जो एम्बेसडर भेजा था स्टूडेंट उसका नाम था डायनिस। ओके, तो डायमिकस एंड डायनिसियस। डायमिकस तो कहाँ से आया? ग्रीक से, और डायनिसियस कहाँ से आया? इजिप्ट से। ओके, तो ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्गेस्ट कोई हिस्ट्री नहीं है किसकी? बिंदुसार की। उसके बाद में जैसे कि हमने अकबर महान पढ़ा था, ऐसे ही जो थर्ड मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, और जिसे हम कहते हैं जैसे अशोका द ग्रेट, है ना, और हमने क्या पढ़ा था? अकबर द ग्रेट, ऐसे ही अशोका द ग्रेट। ओके, अशोका के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। और अशोका का जो टाइम पीरियड था वो था 273 से लेकर 232 ऐसे कहते हैं अपने निर्णय में, ठीक है। 1 लाख जो लोग थे उनकी हत्या करने के बाद में अपने सारे भाइयों की डेथ कर दी थी, सबको मार दिया था। किसने? अशोका ने। ये भी बहुत डिस्पोटिक रूलर था स्टार्टिंग में, मतलब ये चाहता था कि सिर्फ मैं ही राज्य करूं, आगे कोई और भी ना हो। इतना खून बहाया इसने लोगों का, इतना मार काट की, है ना, और बाद में इसका जो हार्ट था बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड हो गया। ओके, तो अशोका के जो अदर नेम है वो से देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी। ओके, तो और द अदर नेम ऑफ अशोका इज देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी। अशोका की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अशोका ने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी और खुद ही वो मगध के सिंहासन पर बैठा। मगध के सिंहासन पर बैठने के बाद उसने विदिशा की जो राजकुमारी थी उससे शादी की थी, और उससे उसके दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी होते हैं। उसकी डॉटर का नेम होता है संघमित्रा,
और उसके सन का नेम होता है महेंद्र, जिन्होंने कि बाद में जो जर्नलिज्म था उसको बहुत बढ़ाया। और ये बोधि वृक्ष लेकर कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद में इसने अपनी पावर जो रूल था उसको काफ़ी बढ़ाया। और उसी समय क्या हो जाता है, कलिंग में कलिंग पर इन्वेट करता है। और ये कलिंग पर करता है 261 BC में। ये क्या करता है, अटैक करता है किस पर? कलिंग पर अटैक करता है। ओके, 261 में ये अटैक करता है कलिंग पर। और कलिंग पर जब ये अटैक करता है तो लाखों लोग उसमें मारे जाते हैं। मगध की सेना के भी लोग मरते हैं, कलिंग के भी। और बहुत ज़्यादा घमासान बैटल होता है। और जब लास्ट में ये बैटल को जीत जाता है तब क्या करता है, बैटल फील्ड में सिर्फ लाशें ही लाशें होती हैं स्टूडेंट। और उन लाशों के ऊपर से जब ये निकलता है पैर रख के, तब इसका दिमाग जो माइंड है बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, बहुत सोचता है पूरी रात। ऐसा सुनते हैं कि ये सोचता है, रोता है कि मैंने एक छोटी सी जो कलिंग को पाने के लिए इतने लोगों को मरवा दिया। तब इसका हार्ट डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। और ये क्या करता है, तब एक शपथ लेता है, ये प्रतिज्ञा करता है। और ये कहता है कि मैं अब आगे से कभी भी वेपन्स को नहीं उठाऊंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। और जैन रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, बौद्ध जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट करता है कौन? अशोका। और बाद में ये इतना अच्छा रूलर हो जाता है कि इसके एरिया के लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। ओके, तो फिर क्या करता है ये अशोका को कई टाइटल्स भी मिले हुए हैं, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी। और अटैक करेगा 261 में, कहाँ पर? कलिंग पर। और कलिंग पर अटैक करने के बाद में इसका जो हार्ट है वो डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा स्टूडेंट। और फिर ये क्या करेगा, जो सन्यासी लोग थे, श्रावक जो थे, उनके लिए काम करेगा। इसने एक धम्म महामात्म चलाया था, धम्म है ना। तो जो मोरल वैल्यू ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड धम्म। ओके, तो उसके बाद में इसने जो यात्राएं थी, विहार थे, उसको धम्म यात्रा में चेंज कर दिया। इसने श्रावकों के लिए कई जो जिसे हम रेस्ट हाउस बोलते हैं ऐसे झोपड़ियाँ बनाई। ठीक है, तो और काफ़ी जो रिलीजन थे उसको एक्सप्लेन किया, है ना। और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो कलिंग के बाद में जो अशोका है वो अपनी कभी भी वेपन्स को ना उठाने की प्रतिज्ञा करता है। और आगे चल के जो बौद्ध धर्म है उसको अपना लेता है। ओके, फिर एक ये नया धम्म महात्म्य को शुरू करेगा। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ धम्म, मोरल वैल्यू ऑफ मैनकाइंड। और इसमें टोटल अगर हम बात करें 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग धम्म की, तो धम्म में टोटल जितनी भी हमारी गुड हैबिट्स होती हैं, ओके, काइंडनेस, चैरिटी, ठीक है, किसी को भी मारना नहीं, ये सारी जो गुड हैबिट्स हैं वो किस में आएगी? धम्म में। ओके, उसके बाद में ये क्या करता है, ये अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, साउथ इंडिया तक ये जाता है, नॉर्थ में, ईस्ट में, सारे एम्पायर में इसको बढ़ा लेता है। ओके, कल्याण की जो राज तरंगिनी है क्रिएशन, उसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है किसके? अशोक के बारे में। ओके, उसके बाद में वो क्या करता है, भद्रभाव से शिक्षा लेता है। और उसके बाद में कपिल वस्तु जो जगह है वहाँ जाता है। ओके, लुम्बिनी वहाँ रहता है। उसके बाद में ये धम्म एक भेरी घोष होता था, उसकी जगह को चेंज करके क्या कर देता है? धम्म घोष। भेरी घोष के बदले में धम्म घोष। और जो अब अपने कोर्टियर्स जो होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, उनको ये एक ऑर्डर देता है कि इस धर्म को आप क्या करें, आगे फैलाएं। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हुए फिर ये क्या करेगा,
इसने हांती गुफा जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें ये लिखा है कि इसने बहुत काम किए और बुद्धिस्ट रिलीजन को अडेप्ट किया। ओके, जैसे कि जो बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन रिलीजन को अडेप्ट किया, लेकिन अशोका ने क्या किया, बौद्ध रिलीजन को अडेप्ट किया था। ओके, और अपने बेटे और बेटी को भी बौद्ध धर्म में रहने की दीक्षा दी थी। ओके, फिर ये आगे बढ़ेगा और इसने जो टैक्सेस थे वो भी रिड्यूस कर दिए थे, 1/8 की जगह 1/6 कर दिए थे। सुदामा, विश्व झोपड़ी, ऐसे करके ये क्या बनाता है, गुफाएं बनाता है जहाँ पे जो श्रावक होते हैं, मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, वो वहाँ पर जाके साधना कर सके, तपस्या कर सके। ओके, हाथी गुफा जो रॉक एडिक्ट है उसमें भी इसका इंस्क्रिप्शन दे रखा है अशोका का। ओके, और इसने अपने एरिया को कश्मीर से खोतान तक बढ़ाया। ओके स्टूडेंट, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज थे उसमें भी इसने जो बुद्ध रिलीजन है उसको अडेप्ट किया। ओके, फिर आगे क्या करेगा, ये जो धम्म यात्रा है उसको आगे बढ़ाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, फिर ये क्या करेगा, धम्मघोष की जगह मेरी घोष और कई जगह इसके जो नेम है, इसने बुद्ध जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बुद्ध शाक्य जो नेम भी दिया, किसने, अशोका ने। ये सब मैं आपको ओरली बता रही हूँ और आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं। यानी अपने आप को एक टाइटल देता है ये, जिसको बोलते हैं बुद्ध शाक्य। ओके, और जो कलन की राज तरंगिनी है उसमें ये भी दिया हुआ है कि पहले ये शैव धर्म को मानता था। भगवान शिव को मानने वाले जो रिलीजन था उसको शैव बोलते थे, और भगवान विष्णु को मानने वाले जो लोग थे उनको वैष्णव। ठीक है, तो शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का वर्शिपर था। बाद में फिर बुद्ध धर्म से ये इफेक्टेड होता है और बुद्ध धर्म को ये अपना लेता है। तो बुद्ध शाक्य अदर नेम में हम लिख सकते हैं बुद्ध शाक्य। जब ये बुद्ध रिलीजन को अडॉप्ट करता है, ठीक है, तब इसे बुद्ध शाक्य कहेंगे। फिर उसके बाद में ये धम्म को अडॉप्ट स्टार्ट करेगा, और धम्म को हमने बताया कि द मोरल वैल्यू ऑफ मैनकाइंड, इसमें चैरिटी आएगा, कंपैशन आएगा, उसके बाद में, ठीक है, काइंडनेस आएगा, बिलीव इन गॉड आएगा, रेस्पेक्ट ऑल क्रिएचर्स, ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। ओके, फिर उसके बाद में जो सांची का रॉक एडिक्ट है, सांची का जो स्तूप है, ठीक है, उसमें भी इसके आसपास इसने एक फॉरेस्ट विहार, वन विहार, ठीक है, वो बनवाया था। इसको फॉरेस्ट वाला वन बोलते हैं, विहार यात्रा। पहले के जो लोग थे वो शिकार करने जाते थे विहार यात्रा, ठीक है, जब उनका मनोरंजन वो करना होता था, थक जाते थे, तो वो शिकार के लिए उसे विहार बोलते थे। वो तो इसने इस विहार यात्रा को धम्म यात्रा में बदल दिया कि आप लोग अगर परेशान हो जाते हैं तो आप यात्रा पे तो जाएं, लेकिन क्या करें, जो धम्म यात्रा है यानी हमारा जो बौद्ध धर्म है उसको एक्सपेंस करने के लिए जाएं, उसको फैलाने के लिए जगह जगह उसकी जो उपदेश है उसको सुनाएं, उसको फैलाएं, ना कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाएं। ठीक है, तो इस धम्म यात्रा को ये शुरू करता है। उसके बाद में कई जो रेस्ट हाउस वगैरह हैं वो भी ये बनवाता है सभी के लिए। बहुत, मतलब सोचिए आप स्टूडेंट, ऐसा अशोक जिसके मन में दया थी ही नहीं, काइंडनेस थी ही नहीं, और वो बाद में इतना दयालु हो जाता है कि एक चींटी भी मरती है तो उसको दर्द होता है। ठीक है, इसके लिए कई संगीतियाँ होती थी, बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है, तो वो समय समय पर इसका काउंसिल्स बोलते थे इनको, बौद्ध काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, इसको करवाता रहता था, और जिसमें सभी दूर दूर के जो मॉन्क्स होते थे, बौद्ध भिक्षु, वो आते थे और कन्वर्सेशन, डिबेट्स और अपने उपदेशों को सुनाते थे। ठीक है, तो अपने कोरोनेशन के 4th ईयर बाद ही ये शुरू कर देता है ये सब चीज़ को, और कश्मीर से खोतान को अपने एम्पायर को बढ़ाता है। ओके, उसके बाद में धम्म महात्म्य को करता है। जैसे कि धम्म महात्म्य का मतलब स्टूडेंट से हमारे राजपुरोहित होते हैं, ऐसे धम्म महात्म्य, ठीक है, राजपुरोहितों का नाम इसने महामात्य दिया, जो उस धर्म को के प्रकांड पंडित होते हैं और उस धर्म को आगे फैलाते हैं।
तो धम्म महात्म्य को शुरू करता है ये आगे। और वो जो धम्म महात्म्य होते हैं वो हर साल अपने धर्म को फैलाने के लिए दूर दूर जाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। ठीक है। और अशोका एक फर्स्ट ऐसा रूलर था जिसने अपने अंदर की बातों को किसी एडिक्ट पर उकेरा, स्क्राइब किया। किस पर? रॉक एडिक्ट पर। रॉक एडिक्ट आप जानते हैं, पत्थरों पर अपनी बातों को इंस्क्राइब करना। साथ जो भी वेरियस स्तूप्स हैं, जैसे सांची का स्तूप है, ठीक है, टोपड़ा का है, उसमें अशोकास की जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी बातें हैं, वो मोरल वैल्यूज़ हैं, वो सब इंस्क्राइब्ड है। तो फर्स्ट ऐसा रूलर था कौन? अशोका, जिसने अपनी बातों को, अपनी कर्मों को, अपनी अच्छी जो प्रजा के लिए अच्छी बातें थी उनको इंस्क्राइब करवाया गया। सांची का स्तूप है, बहुत बड़ा स्तूप है। ओके। और इसकी जो गुम्बद टाइप के होते हैं ये, और अंदर जो बौद्ध भिक्षुज होते हैं वो उसमें बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे हमारे उसको मॉनेस्ट्रीज भी बोलते हैं। ये अधिकतर हमारे लेह लद्दाख वाले एरिया में काफ़ी मिलते हैं। लेह धर्म एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करने वाले लोग रहते हैं। और प्रेजेंट में दलाई लामा बौद्ध रिलीजन के गुरु कहे जाते हैं। और ये जो चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत है उस एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये जो मौर्यन एम्पायर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका डिस्कशन आप अपने साथ करिए घर में बैठ के और इसको लर्न करिए। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन है, तो सिर्फ मुझे आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको ओनली जो टाइम पीरियड्स है, ठीक है, वो लिखना है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अशोका, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ बिंदुसार, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन सबको डिस्क्राइब करना है। और कौटिल्य मेन, अगर हम फाउंडर माने चंद्रगुप्त, जो मौर्यन डायनेस्टी है, तो वो कौटिल्य के बिना नहीं हो सकती थी। और कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी स्टूडेंट, जिसका नेम है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, जिसको आज भी हम उससे फॉलो करते हैं। आगे की जो डिस्क्रिप्शन है वो हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में करेंगे। तो इसमें कई टाइप की जुडिशियल सिस्टम भी था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग जो यूनिट्स थी उसमें डिवाइड किया गया था। और अनुसंधान नाम की एक अलग काउंसिल होती थी इसमें। उसके बाद में इसमें कई लोग होते थे सन्निधाता ट्रेजरी के लिए, ठीक है, और समाहर्ता होता था, सन्निधाता होता था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जैसे प्रेजेंट में होता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डिवाइड कर दिया गया था। जो मेन पावरफुल पर्सन होता था सिस्टम का वो होता था रूलर। उसके बाद में वेरियस जो मिनिस्टर्स होते थे वो सब था। ठीक है, कंटक शोधन और धर्मस्थ्य नाम की 2 टाइप के कोड होते हैं। जैसे हमने सिविल कोड और क्रिमिनल कोड हम पढ़ते हैं, वैसे ही इसमें कंटक शोधन और धर्मस्थ्य। ओके, उसके बाद में जो मौर्यन सोसाइटी थी बहुत अच्छी थी। मिलिट्री सिस्टम जो मॉडर्न सोसाइटी का था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मिलिट्री सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था, बहुत बड़ी आर्मी थी इनके पास में, जिसमें काफ़ी एलिफेंट की बातें हम करें तो इस पर मैगस्थनीज ने बताया था कि 50,000 जो हॉर्समैन थे इनके पास, और 9,000 इनके पास एलिफेंट थे, और 800 चैरियट्स यानी रथ थे। किसके पास में? मौर्य एम्पायर में, चंद्रगुप्त के पास में। और इन्होंने अपनी शक्ति के साथ में इस एरिया को काफ़ी फैलाया। और नेक्स्ट जो लास्ट रूलर था वो भद्रभाव वृहद्रथ था मौर्यन एम्पायर का। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट अगर माने तो अशोका के बाद में जो मौर्यन एम्पायर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? डिक्लाइन होने लगा। और बौद्ध धर्म में भी क्या हो चुका था? हीनयान और महायान में 9th क्लास की बुक्स में बौद्ध धर्म क्या होता है? बढ़ जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे का डिक्लाइन होने लगता है। ओके, तो आई होप ये बहुत आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो आप उसमें अपना नेम लिखिए, मेंशन करिए। वोकल कोड में ख़राब होने के बाद में भी मैं आपको थोड़ा सोचती हूँ कि अच्छा समझा पाऊँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट। स्कूल का बहुत अच्छा एफर्ट है और सभी मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं।
आप लोग भी आगे बढ़े। लॉकडाउन की वजह से हम लोग फेस टू फेस नहीं आ पा रहे हैं और आपकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप हम लोगों की इस वीडियो से जुड़े और घर में नोट्स बनाएं और आगे की प्रिपरेशन को रनिंग में रखें, जिससे कि आपको अच्छे से लर्न होता रहे और जब भी हम आपसे मिलें तो कोई नए एनर्जेटिक सोर्स के साथ में। सो थैंक यू सो मच एंड अगेन वेट प्रीवियस वीडियो।